Hello everyone, this is Rashmi. In today's class, we are going to learn about future indefinite tense. आज की क्लास में हम future indefinite tense के बारे में सीखेंगे. So, we have started our topic with an example itself. आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में सीखेंगे. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी वो काम हमने किया नहीं है, अभी हम उसको सीखेंगे. मतलब निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में हम उस काम को अभी करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं. तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं हम अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं. जैसे आज शाम को मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, आज मैं खेलूंगा, आज मैं अपने गांव जाऊंगी. इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं. आज बारिश होगी, आज मेरे पिताजी मेरे घर आएंगे. तो इस तरह के वाक्य हम बोलते हैं. तो इन सभी सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सभी ऐसे कार्य हैं जो अभी तक हुए नहीं हैं, सब्जेक्ट के द्वारा अभी इनको किया नहीं गया है. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको फ्रेम करने के लिए जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इनको हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, तो उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. फ्यूचर मीन्स भविष्य. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य में होने वाले कार्य को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश के अंदर तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. एग्जांपल्स देखिए. जैसे मैं गांव जाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगी, हम सब खेलेंगे. इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या कॉमन देख रहे हैं कि सभी सेंटेंसेस के पीछे गा, गी और गे ये वर्ड्स लगे हैं. तो यही हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है. गा, गी और गे वाक्यों के पीछे यही लगा हुआ. मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं सोऊंगा, मैं दौड़ूंगा. तो ये सभी जो वाक्य हैं इनके पीछे गा, गे और गी शब्द लगेंगे. जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सबसे पहले तो ये हमने पिछली क्लासेस में भी किया है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में विल और शैल सबसे पहले आता है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें विल और शैल का यूज़ होता है. तो देखिए जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? आई शैल गो टू विलेज, आई विल मीट यू, वी ऑल विल प्ले. हम सब खेलेंगे. तो क्या देखा हमने इन सेंटेंसेस में कि जब हिंदी में लिखते हैं तो पीछे गा, गी और गे आता है, और जब हमने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो जो कॉमन वर्ड था सब में वो क्या आया? विल और शैल. तो इट मीन्स विल और शैल जो है हमें फ्यूचर की पहचान कराता है. विल और शैल ये अपने आप में हमें फ्यूचर की पहचान कराता है. जिस वाक्य में ये आ गए इसका मतलब वो हमारा फ्यूचर का ही वाक्य है. तो आपने देखा कि हमने कहीं पे शैल लगाया है, कहीं पे विल लगाया है. तो क्यों हम कहीं पे विल लगाते हैं और कहीं पे शैल लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर करूंगी कि कहाँ हम विल का यूज़ करेंगे और कहाँ हम शैल का यूज़ करेंगे. पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, फॉर्मेशन कैसे हम इस सेंटेंस को बनाते हैं. सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य. सकारात्मक मीन्स जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ना हो, जिसके अंदर कोई नॉट ना हो, ना हो, नहीं शब्द का प्रयोग ना हो, वो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो इसका फ्रेम हम कैसे करेंगे, इसके फॉर्मेशन. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स देखो. नंबर 1, गीता विल गो टू स्कूल. गीता स्कूल जाएगी. यहाँ हमने क्या यूज़ किया? सब्जेक्ट गीता, विल शैल में हमने विल यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट इज टू स्कूल. सेकेंड सेंटेंस, सीमा विल कुक द फूड. सीमा खाना पकाएगी. तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज सीमा. सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य को कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है या करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. तो इस एक्शन को कौन करने वाला है? सीमा. सीमा विल कुक द फूड. तो विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक एंड देन ऑब्जेक्ट द फूड. थर्ड सेंटेंस, वी विल विन द मैच. हम मैच जीतेंगे. इसमें हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट कौन है हमारा? वी, हम. कौन मैच जीतने वाला है? हम. तो सब्जेक्ट क्या है? हम. विल शैल में से हमने विल लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन लगाई एंड ऑब्जेक्ट हमने द मैच लगाया. तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से हम फ्रेम करेंगे. अब नेक्स्ट
फ्यूचर इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लगभग ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमने नॉट का यूज़ करना है। हमारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस फ्रेमिंग का वही रहेगा, बस नॉट हमने लगाना है। और नॉट कहाँ पे लगाना है, विल शैल के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमने नॉट लगाना है। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी, बस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। सेंटेंस एग्जांपल्स देखो, जो हमने पिछले एग्जांपल लिए थे उन्हीं को हम फ्रेम कर रहे हैं। गीता विल नॉट गो टू स्कूल। हम जब एफर्मेटिव लिखा था तो क्या लिखा था, गीता विल गो टू स्कूल। अब नेगेटिव आ गया है तो बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट। गीता स्कूल, ऐसे हिंदी में हमने क्या कर दिया, गीता स्कूल नहीं जाएगी, बीच में हमने नहीं लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस, सीमा विल नॉट कुक द फूड। सीमा विल कुक द फूड था एफर्मेटिव में, अब हमने नेगेटिव में क्या कर दिया, सीमा विल नॉट कुक द फूड। सीमा खाना नहीं पकाएगी, बीच में नहीं आ गया। वी विल नॉट विन द मैच। हम मैच नहीं जीतेंगे, इसमें भी क्या हुआ, हमने बीच में क्या लगा दिया, नॉट, नहीं जीतेंगे। तो ये हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसी के अंदर हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। अब इंटेरोगेटिव हमारे दो तरह से बनते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य जिसके अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या आप इसमें देख रहे हो, विल शैल भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सारी चीज़ें वही हैं सेम। बस हमने क्या डिफरेंस किया इसके अंदर, जो सब्जेक्ट है वो हमारा आगे था, विल शैल हमारा पीछे था। अब हमने क्या कर दिया, विल शैल को आगे कर दिया और सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। हमने विल शैल की और सब्जेक्ट की प्लेस आपस में रिप्लेस कर दी। तो विल शैल हमने आगे लगा दिया, क्योंकि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, विल शैल यूज़ करते हैं। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में उसको हम आगे लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको आगे ला के रख दिया तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, विल और शैल। तो जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ ले आते हैं, आगे। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो इसमें हमने जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हम प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं इनका जो हम आंसर देंगे वो येस और नो में देते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर येस और नो में आता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम कौन से बना रहे हैं, फॉर येस नो क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लगाई, हम पीछे वाले एग्जांपल्स को ही इसमें फ्रेम कर रहे हैं। जैसे हमने बोला था गीता विल गो टू स्कूल, ये हमारा एफर्मेटिव था। अब हमने इसमें क्या कर दिया, विल गीता गो टू स्कूल। गीता विल था तो विल हमने आगे कर दिया और गीता हमने पीछे कर दिया। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, विल गीता गो टू स्कूल। और क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, हमें लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो हिंदी में क्या बनेगा ये हमारा, क्या गीता स्कूल जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने आगे विल कर दिया और सब्जेक्ट को हमने पीछे कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। थर्ड एग्जांपल देखो, हमारा क्या था थर्ड एग्जांपल, वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। जब हमने इसका क्वेश्चन बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल को आगे कर दिया और वी जो सब्जेक्ट था हमारा उसको हमने पीछे कर दिया। तो जब हम इन क्वेश्चंस को पूछेंगे, देखिए आप हिंदी में देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछूं क्या गीता स्कूल जाएगी, तो आप उसका उत्तर क्या किस चीज़ में देंगे, कैसे देंगे इसको आप आंसर। उसका आंसर आप दोगे येस और नो में, क्या गीता स्कूल जाएगी, हाँ। क्या गीता स्कूल जाएगी, नहीं। विल सीमा कुक द फूड, क्या सीमा खाना पकाएगी, हाँ। क्या सीमा खाना पकाएगी, नहीं। विल वी विन द मैच, क्या हम मैच जीतेंगे, हाँ। क्या हम मैच जीतेंगे, नहीं। तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेम किया तो उनके आंसर्स जो हैं वो येस और नो में आते हैं। तो एक तो हम इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और दूसरा हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। दूसरी तरह से जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम WH वर्ड आगे लगाते हैं। हमारा जो हमने पीछे सीखा
कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हमारा वो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस हम आगे क्या लगा देते हैं, WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं। अब WH फैमिली क्या है इसको समझने के लिए ये देखिए चार्ट में आप, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको WH फैमिली का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी वर्ड्स जो हैं WH से स्टार्ट होते हैं और वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे आप बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर हाउस, तो ये जो वर्ड आगे हमने लगाए व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर हाउस, तो ये व्हाट क्या है, व्हाट मीन्स क्या, वेयर इज़ योर हाउस आपका घर कहाँ है, वाई आर यू लेट आप लेट क्यों हैं, तो ये वाई WHY ये क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम लेट क्यों हो, तो वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, तो ये सभी वर्ड्स जो हैं हमारे क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो आगे लगाते हैं इन वर्ड्स को, और ये सभी वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं। देखो WHEN व्हेन, WHAT व्हाट, WHO हु, WHY वाई, WHERE वेयर, WHOSE हुज, हुज मीन्स किसका, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, तो ये सभी वर्ड्स जो हैं हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको WH फैमिली के वर्ड्स बोलते हैं। तो इज़ इट क्लियर WH फैमिली, तो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनको लगा के भी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो भी हमारा प्रश्नवाचक बनता है। लेकिन इसमें जब हम आंसर देते हैं इन क्वेश्चंस का तो हम येस और नो में नहीं देते, इनको हम कोई इन्फॉर्मेशन इसमें देते हैं। जैसे हमने पिछले पेज पे ये सीखा कि जब हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको जब हम आगे लगा देते हैं तो उसका जब हम आंसर देते हैं उस तरह के क्वेश्चन का तो वो येस और नो में आंसर देते हैं। लेकिन जब हम WH फैमिली का वर्ड आगे लगा के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर हम येस नो का आंसर नहीं देते, उसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी, एक लाइन की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए हमारा ये सेम स्ट्रक्चर है जो हमने पिछली स्लाइड में किया, सेम वही वाला स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे हमने WH आगे लगा दिया। जैसे देखिए एग्जांपल्स में देखिए हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, गीता विल गो टू स्कूल, गीता स्कूल जाएगी। जब हमने उसको नेगेटिव बनाया तो गीता विल नॉट गो टू स्कूल बनाया। जब हमने उसको हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे क्वेश्चन बनाया येस नो वाला क्वेश्चन तो हमने बनाया विल गीता गो टू स्कूल, क्या गीता स्कूल जाएगी। अब हमने WH फैमिली का एक वर्ड आगे लगा दिया इसी स्ट्रक्चर के आगे, विल गीता गो टू स्कूल, जो हमने पिछली स्लाइड में सीखा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के जो क्वेश्चन बनाना सीखा, विल गीता गो टू स्कूल, इसी के आगे हमने एक इनमें से कोई भी एक वर्ड आगे लगा के हमने क्वेश्चन बनाया, इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, व्हेन विल गीता गो टू स्कूल, गीता स्कूल कब जाएगी, इसमें वो टाइम पूछ रहा है। तो आप इसके अंदर येस नो में आंसर नहीं दे सकते, आप इसमें आंसर कैसे दे सकते हो, गीता विल गो टू स्कूल टुमोरो, गीता कल स्कूल जाएगी। तो इसमें हमें आंसर देना पड़ेगा, येस नो नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल सीमा कुक, सीमा क्या पकाएगी, तो इसमें हमने क्या लगाया आगे, व्हाट लगाया, तो व्हाट विल सीमा कुक, हमारा जो सिंपल सेंटेंस था एफर्मेटिव था उसमें हमारा क्या था, सीमा विल कुक फूड, इसमें हमने आगे व्हाट लगा दिया, व्हाट विल सीमा कुक। इसको हम और कैसे बना सकते हैं, व्हाट विल सीमा कुक बनाया हमने, इसकी जगह हम हु विल कुक फूड ये भी बना सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीमा विल कुक फूड। तो यहाँ पे हमने हु लगा के क्वेश्चन बना दिया। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट विल सीमा कुक, हु विल कुक फूड, इस तरह से हम कोई भी वर्ड लगा के क्वेश्चन इसका फ्रेम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा, हमारा सेंटेंस क्या था, वी विल विन द मैच। हमने जब इसको हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे क्वेश्चन बनाया तो क्या बना हमारा, विल वी विन द मैच, विल वी विन द मैच, क्या हम मैच जीतेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में बनाया था क्वेश्चन। और हम जब इसके आगे हेल्प WH फैमिली का वर्ड लगाते हैं, जैसे हमने हु लगा दिया तो क्वेश्चन क्या बन गया, हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा। तो ये हमारे इस तरह से हमने क्वेश्चन फ्रेम किए। तो जो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो 2 तरह से करते हैं, हमने 2 तरह से सीखे, WH फैमिली के वर्ड आगे लगा के या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के। अब हम बात करते हैं विल शैल की। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि हम कहीं पे विल यूज़ करते हैं, कहीं पे हम शैल यूज़ करते हैं।
आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, ग्रामर की बुक में भी आप देखते हो, तो जब हमें रूल सिखाया जाता है तो उसमें क्या बताया जाता है कि हम विल और शैल इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने के लिए। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम विल शैल का यूज़ करते हैं। और हमें क्या बताया जाता है इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, मतलब अब जब जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश अब तक चली आ रही थी उसके अंदर हम क्या सीख रहे थे, हमारी ग्रामर की बुक्स में भी हमें क्या सिखाया जा रहा था कि जनरली इन सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस वी यूज़, जनरली आम तौर पे जो हमारे फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम शैल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, जो हमारे क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन। आपको ग्रामर की बुक्स में यही देखने को मिलेगा कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं, आई और वी, प्रथम पुरुष जिसको आप हिंदी में बोलते हो मैं और हम, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, तो ये हमारे प्रथम पुरुष होते हैं, इंग्लिश में इसको आप फर्स्ट पर्सन बोलते हो। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं जनरली। और विल हम किसके साथ यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के अलावा जो भी बच गए, कौन बच गए, सेकंड पर्सन बच गया और थर्ड पर्सन बच गया। सेकंड पर्सन में हमारा कौन आता है, यू, और थर्ड पर्सन में हमारे कौन आते हैं, जो बाकी बच गए ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल। तो आई और वी के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, ऐसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मीन्स उल्टा कैसे, आई और वी के साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम कभी कभी शैल भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। ऐसे विल ऊपर हो जाएगा और शैल यहाँ पे आ जाएगा। तो वो अब हम कब करते हैं, देखो, बट इन द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग थ्रेट, थ्रेट मीन्स धमकी, डिटर्मिनेशन मीन्स कोई दृढ़ निश्चय जब आप करते हो, प्रोमिस कोई वादा आप करते हो, इस तरह के जब सेंटेंसेस आप बनाते हो जिसके अंदर कोई धमकी दी जा रही है या कोई डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय आपके द्वारा किया जा रहा है, या जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो भी वाक्य को बोल रहा है वो कर रहा है डिटर्मिनेशन कोई, या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो किसी से, या हमारा सेकंड या थर्ड पर्सन वो प्रॉमिस कर रहा है किसी से, तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं सेंटेंस के अंदर तब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। कैसे, विल हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ तब, और शैल यूज़ करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तब। हमने इसको चेंज कर दिया, हम आई वी के साथ शैल यूज़ कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, हमने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल कर दिया और आई और वी के साथ हमने विल कर दिया। लेकिन ये किस कंडीशन में हम करेंगे, जब हमारे सेंटेंस के अंदर कोई धमकी दी जा रही हो, कोई दृढ़ निश्चय की बात की जा रही हो, या किसी प्रॉमिस की बात की जा रही हो, तब हम यूज़ करते हैं। मीन्स शैल और विल इन दोनों में कोई ज़्यादा सा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यही है कि जब हम थ्रेट, डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या फिर प्रोहिबिशन, किसी चीज़ की मनाही, ये चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के, तब हम इसको इस वाली चीज़ को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसके लिए, एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे आई विल, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्या बताया कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आई के साथ शैल यूज़ होगा, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया क्योंकि ग्रामर की बुक्स में हमें क्या बताया गया है कि जब हमारे वाक्य में कोई प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस मीन्स वादा, वादे वाली कोई बात आ रही है, मतलब वाक्य सिंपल वाक्य ना हो के उसमें कोई वादा दिखाया जा रहा है, कोई प्रॉमिस बताया जा रहा है, तो हम आई के साथ विल का यूज़ करेंगे, शैल का नहीं करेंगे। जैसे आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी, तो ये क्या है, ये आप वादा कर रहे हो किसी से, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, आई, ये किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी, तो ये प्रॉमिस है हमारा। तो क्योंकि इसमें प्रॉमिस आ गया इसलिए हमने शैल की जगह विल कर दिया, तो हमने क्या देखा कि सिर्फ सेंटेंस हमारा वही है, फ्यूचर का ही है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आगे भविष्य की बात वो कर रही है कि आगे मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आगे भी करूँगी, तो ये भविष्य की बात बता रही है। लेकिन सिर्फ इस बात से कि उसमें एक प्रॉमिस है इसलिए हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, शैल की जगह विल लगा दिया। सेकंड सेंटेंस देखो, अब जैसे डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेशन क्या होती है, कोई दृढ़ निश्चय जब आप कर लेते हो। जैसे इसमें वी के साथ हमने क्या सीखा था कि हम क्या लगाते हैं, शैल, आई और वी के साथ हमने शैल सीखा था, लेकिन यहाँ पे हमने फिर विल लगा दिया। ये विल हमने फिर क्यों लगा दिया,
क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात आ गई। ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग जब वाक्य के अंदर डिटर्मिनेशन शो हो जाती है तो हम विल लगाते हैं, शैल नहीं लगाते। किसके साथ, वी के साथ। वैसे वी के साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेशन आ गई वाक्य में तो हम उल्टा कर देंगे, शैल लगा देंगे, सॉरी विल लगा देंगे। क्या बन गया देखो, वी विल फाइट फॉर आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है हमें सेंटेंस, कि हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमने निश्चय कर लिया है कि हम लड़ेंगे। तो ये जब हमने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, तो हमने विल की जगह शैल लगा दिया। अगर हम इसमें शैल भी लगा देंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या है, जो विल और शैल हम लगाते हैं तो ये कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ पक्की होगी, कि हम ये प्रॉमिस, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ही करूँगी, हर कीमत पे करूँगी, प्रॉमिस हो गया वो। यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगी कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, दृढ़ निश्चय हमने कर लिया, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, विल। तो हमें क्या लग रहा है कि जब हम विल लगा रहे हैं तो शायद जो हम करना चाह रहे हैं उसके अंदर श्योरिटी हो जाती है कि भी हाँ हम श्योरली ये काम करेंगे। ऐसी ही फीलिंग हमें आ रही है, हमें ऐसा ही लग रहा है कि जब हमने शैल लगाया तो इसका मतलब उसके अंदर श्योरिटी नहीं है। शैल जो है हमारा थोड़ा कमज़ोर वर्ड है, उससे हमारी श्योरिटी नहीं नज़र आती कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे। अब क्योंकि प्रॉमिस है, प्रॉमिस हम करते ही करते हैं, प्रॉमिस हमने कर लिया तो निभाने के लिए किया, तो इसलिए क्योंकि ये हमने पक्का प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये काम करूँगी ही करूँगी, इसलिए मैंने इसमें विल लगा दिया। तो हमें शायद ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश जो ग्रामर है वो हमें ये कहती है कि जब आप कोई काम पक्का करना ही करना चाहते हो, करोगे ही करोगे निकट भविष्य में, तब हम शैल नहीं लगाते। शैल हमें थोड़ा कमज़ोर वर्ड लगता है, हम विल लगाते हैं। विल थोड़ा मजबूत वर्ड लगता है। तो यही हमें शायद समझ में आ रहा है। देखो अब जैसे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की मनाही करना। यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस, यू शैल नॉट एंटर माई रूम। अब देखो यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड पर्सन है यू, यू के साथ हमने बताया था कि हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। ये ग्रामर कहता है। लेकिन वही ग्रामर ये भी कहता है कि जब प्रोहिबिशन आ जाती है, किसी चीज़ की मनाही आप कर रहे हो, कि मनाही का मतलब क्या है कि वो आपको काम करना ही नहीं, पक्का मना कर दिया, वो काम आपको नहीं करना। इसमें भी एक तरह से दृढ़ निश्चय दिख रहा है कि ये काम आपको करना ही करना नहीं है। तो इसलिए आपने इसमें क्या कर लिया, उल्टा कर लिया। जो ग्रामर कहती है कि यू के साथ विल लगा दो, यू के साथ विल लगाना होता है, लेकिन क्योंकि जब उसमें कोई दृढ़ता आ जाती है किसी बात की तो आप उसको उल्टा कर दो, शैल लगा दो। ये ग्रामर कहती है। फिर हम फोर्थ सेंटेंस देखो, ही शैल बी पनिश्ड। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन। इसके साथ ग्रामर ने हमें अभी पिछले ही स्लाइड में क्या बताया था, ग्रामर के अकॉर्डिंग कि हमने वी के साथ क्या लगाना है, सॉरी ही के साथ हमने क्या लगाना है, विल लगाना है, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन है और इसके साथ हमने विल लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमने शैल लगा दिया, क्योंकि ग्रामर ये भी कहती है कि अगर धमकी दिख रही है वाक्य में तो आपको क्या लगाना है, शैल लगा देना है। ये बताया गया है, मतलब उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे इसलिए हमने विल नहीं लगाया ही के साथ और हमने शैल लगा दिया, क्योंकि इसमें हमें धमकी दिख रही है। क्या धमकी है, ही शैल बी पनिश्ड, तुम्हें उसे सज़ा मिलेगी, उसे सज़ा मिलेगी। तो ये इसमें धमकी दी है कि उसे सज़ा मिलेगी, उसने कोई गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, तो ये उसमें धमकी दी गई है। तो इसलिए सिर्फ धमकी दी गई है इसलिए हमने विल की जगह शैल कर दिया। तो ये जो हमारा रूल था, ये अब तक की ग्रामर में हम यही पढ़ रहे थे और हमें यही सिखाया जा रहा था। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, अब आजकल की जो इंग्लिश है, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा है। जैसे अब मैं आपको ये समझा रही हूँ तो आपको भी बड़ा कन्फ्यूज़न भरा लग रहा होगा कि वैसे तो आई के साथ हमने शैल लगाना होता है, वी के साथ भी हमें शैल लगाना होता है, लेकिन जब प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन जैसी बातें आ जाती है तो हम उसको विल लगाते हैं। वैसे तो हमें यू के साथ विल लगाना है, लेकिन जब कोई प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन या धमकी इस तरह की कोई बात आ जाती तो हमने शैल लगा देना है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा लगता है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मॉडर्न इंग्लिश ने अब क्या किया है, हमने शैल का यूज़ करना बंद कर दिया है। अब हम शैल यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें कि पहले हम सोचें कि नहीं, आई के साथ तो हमने वी और शैल ही लगाना था, लेकिन अरे इसमें तो धमकी है तो इसलिए मुझे अब इसके अंदर क्या लगाना है, मुझे अब इसमें विल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही
जैसे ही के साथ हमें तो विल लगाना होता है, लेकिन अरे इसमें तो धमकी आ गई, इसमें तो कोई डिटर्मिनेशन दिख रहा है, प्रॉमिस दिख रहा है, तो मुझे अब इसमें अब शैल लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, अब स्पोकन इंग्लिश में ख़ास तौर से हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डोंट यूज़ शैल नाउअडेज। आजकल हम इसको यूज़ नहीं करते, हम विल का ही यूज़ करते हैं। मतलब अब मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि ग्रामर की बुक्स में आप जहाँ भी देखोगे तो आपको यही रूल मिलेगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है कि शैल और विल हम कहाँ लगाना है। डिटर्मिनेशन आ जाए तो हमने ये लगा देना है, प्रॉमिस आ जाए तो वो लगा देना है। तो ये चीज़ हमने सीखी। लेकिन अब आप ये भी देखोगे कि शैल का यूज़ हम नहीं कर रहे, तो वो यूज़ हम इसीलिए नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये कन्फ्यूज़न वाला सिस्टम हो जाता है, ये कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए अब क्या किया है मॉडर्न इंग्लिश में कि हम शैल का यूज़ ही नहीं करते। सारा झंझट ही हमने ख़त्म कर दिया। हम शैल यूज़ नहीं करेंगे, हम विल ही यूज़ करेंगे। भले ही वो फर्स्ट पर्सन हो, भले ही वो सेकंड पर्सन हो, बेशक से वो थर्ड पर्सन हो, बेशक वो सिंगुलर हो, बेशक वो प्लूरल हो, कोई भी हो, हम विल का ही यूज़ करेंगे। अगर आप विल भी यूज़ कर रहे हो, आप शैल भी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ कर रहे हो या सेकंड के साथ यूज़ कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप विल ही यूज़ करोगे। तो इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज़ ऑल्सो यूज विद आई एंड वी। तो अब तक हम क्या सीख रहे थे? अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम ये सीख रहे थे आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है? मॉडर्न इंग्लिश अब कहती है कि विल इज़ ऑल्सो यूज, हम विल का यूज़ भी करेंगे आई और वी के साथ, तो वो भी गलत नहीं होगा। इनफैक्ट नाउ अ डेज विल इज़ यूज विद ऑल द पर्सन एंड नंबर। इनफैक्ट नाउ अ डेज, वास्तव में तो आजकल हम क्या करने लगे हैं? नाउ डेज मीन्स आजकल, आजकल हम क्या करने लगे हैं? हम विल को यूज़ करने लगे हैं सभी पर्सन के साथ और सभी नंबर के साथ। नंबर मीन्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। तो अब आपको विल और शैल का जो यूज़ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेस देखते हैं। हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किन किन कंडीशंस में वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो क्या है? फॉर एक्शंस दैट हैज़ टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। एक्शंस मीन्स क्रियाएं, फ्यूचर मीन्स भविष्य, तो वी यूज़ दिस टेंस फॉर एक्शंस दैट हैज़ टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, मतलब आने वाले समय में जो क्रियाएं होने वाली हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रियाएं की जाने वाली हैं, उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए। ये तो सीधा सा ही समझ में आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम फ्यूचर की बात करेंगे इसमें। तो जो हमारे भविष्य में होने वाली जो बातें हैं, जो सब्जेक्ट करेगा उन बातों को, वो बातें हम इस टेंस में लिखते हैं। जैसे आई विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, मैं शाम को एक मैच खेलूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा? आई। उसके बाद हमने क्या लगाया? विल। तो देखिए अब हमने यहाँ पे विल लगाया, शैल नहीं लगाया, और रीज़न आपको मैंने बता दिया क्यों अब हम विल लगाते हैं। आई विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, मैं शाम को एक मैच खेलूँगा। तो सब्जेक्ट आई प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले अ मैच इन द इवनिंग, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड, शी विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगी। अब हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? शी विल गो टू जयपुर टुमारो, वह कल जयपुर जाएगी। शी हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का, और टू जयपुर टुमारो ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखो, आई विल गो टू द मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जाऊंगी। तो ये सभी जो एक्शन है ये निकट भविष्य में होने वाले हैं कि मैं शाम को मैच खेलूँगा, वो जयपुर जाएगी कल, और मैं आज मार्केट जाऊंगा। तो ये सभी काम निकट भविष्य में होने वाले हैं। तो इन कामों के लिए भी हम इसी फ्रेम का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। Now let us see some other uses of this tense. To express hope or expectation etc. Hope means आशा, expectations means किसी चीज़ की उम्मीद करना, संभावना होना किसी चीज़ की। तो अगर हमें भविष्य में आने वाले फ्यूचर में किसी चीज़ की उम्मीद है, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन हमें है, कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स,
मुझे आशा है कि तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं होप कर रही हूँ कि तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये मेरी उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हमने क्या लगाया, हमने बीच में क्या लगा दिया, आई होप यू, ये हमने लगाया। उसके बाद हमारा फिर वही पैटर्न रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, विल प्लस गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गुड मार्क्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आगे देखिए, आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, मुझे लगता है कि वह वापस नहीं आएगा। तो ये भी मेरे भविष्य में एक आशा है, मेरी उम्मीद है, मुझे इस बात का यकीन है, मैं ऐसा मान रही हूँ कि ऐसा भविष्य में होगा कि वह वापस नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हमने क्या यूज़ किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। तो विल प्लस ये नेगेटिव में आ गया क्योंकि इसमें हमने नोट भी लगा दिया, आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई होप शी विल गेट द जॉब, यहाँ पे भी मुझे होप हो रही है, आशा हो रही है, उम्मीद है मुझे किस चीज़ की, शी विल गेट द जॉब। तो आई होप, ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, होप हमने उम्मीद के लिए लगा दिया, शी विल गेट द जॉब, तो यहाँ पे विल और गेट द जॉब, गेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मुझे आशा है कि उसे नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड यूज़ था। अब चलते हैं थर्ड यूज़ पे, फॉर शेड्यूल्ड इवेंट्स, शेड्यूल्ड मीन्स कुछ इवेंट्स मीन्स घटनाएं, और शेड्यूल्स मीन पूर्व निर्धारित, हमारे जो प्रोग्राम जो हमने पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं कि हम भविष्य में इसी समय पर ये कार्यक्रम करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा फिक्स है, भविष्य में कोई भी समय हम बता देंगे कि इस समय पे हमारा ये कार्य फिक्स है, शेड्यूल हमने पहले से ही उसका प्लान कर रखा है। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 20th May, द मैरिज विल टेक प्लेस, तो यहाँ पे हमारा पूर्व निर्धारित जो शेड्यूल है, जो हमारी जो घटना होने वाली है भविष्य में, जो हमने पहले से ही निश्चित कर रखी। देखिए वैसे हमें भविष्य निश्चित नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, हम या तो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आज बारिश आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो पास हो जाएगी अच्छे मार्क्स से। तो ये सब बातें जो हैं हम फ्यूचर में कैसे करते हैं, हमें उम्मीद होती है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं, जो हमने पहले से ही शेड्यूल कर रखी हैं। तो ऐसी इवेंट्स के लिए भी हमने इसी टेंस का यूज़ करना है, जो हमने निर्धारित कर रखी है कि ऐसा होगा। वैसे तो हमें फ्यूचर का कुछ भी कंफर्म नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोग्राम हमने कंफर्म कर रखे होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी हम, ऐसे वाक्यों के लिए भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 20th May, तो जो मैरिज है, जो शादी होनी है, वो हमने शेड्यूल कर रखी है, वो हमने निर्धारित कर रखी है, उसकी डेट टाइम हमने फिक्स कर रखा है, और जब वो डेट और टाइम आएगी तो वो प्रोग्राम होगा। तो इस तरह के वाक्यों के लिए भी हम यही टेंस यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड देखिए, द डॉक्टर विल बी अवेलेबल एट 5:30 PM। अब डॉक्टर जो है उसका भविष्य हमें नहीं पता कि क्या होना है, लेकिन डॉक्टर ने जो मिलने का टाइम फिक्स कर रखा है, जो उसने टाइम दे रखा है पेशेंट से मिलने का, वो उसने फिक्स किया हुआ है 5:30 का। तो ये भी पूर्व निर्धारित है कि 5:30 का टाइम उसने फिक्स कर रखा है। ही विल बी अवेलेबल एट 5:30 PM। थर्ड देखिए, द पार्टी विल बी एट माई हाउस, पार्टी मेरे घर पर होगी। तो ये भी पूर्व निर्धारित है कि पार्टी होनी है भविष्य में, लेकिन वो कहाँ होनी है वो निर्धारित है, तो मेरे घर पर होगी, होगी अभी होनी है, हुई नहीं। तो ये भी हमारा भविष्य का ही सेंटेंस है। आगे देखते हैं फोर्थ यूज, टू एक्सप्रेस फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस। फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल मीन्स जो हमारी आदतें होती हैं, फ्यूचर मीन्स भविष्य, एक्शंस मीन्स क्रियाएं, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना। तो टू एक्सप्रेस फ्यूचर हैबिचुअल एक्शंस, हमारे भविष्य में जो आदतें होने वाली हैं उन आदतों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही विल ऑलवेज टेल लाइज, मतलब ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये उसकी आदत है और भविष्य में भी यही आदत उसकी बनी रहेगी कि वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। तो आदत हमें उसकी पहले ही पता चली, क्योंकि वो अब भी झूठ बोल रहा है और हमें ये लग रहा है कि वो आगे भी झूठ बोलता ही रहेगा। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, ही विल ऑलवेज टेल लाइज। तो ये उसकी
हैबिट है जो वो फ्यूचर में भी उसको करेगा। सेकंड देखिए, शी विल ऑलवेज वेस्ट हर टाइम, वो हमेशा अपना समय बर्बाद करेगी। तो ये भी एक ऐसी क्रिया है जो हमें जिसकी हमें उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा ही करती रहेगी, फ्यूचर में भी अपना समय वेस्ट वो करती रहेगी। तो फ्यूचर में जो हम हैबिट्स अपनाने वाले हैं या जो हैबिट्स लोग अपनाने वाले हैं, उन हैबिट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमने पढ़ा आज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा। ये टेंस बहुत कॉमनली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा फ्यूचर में ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही हम यूज़ करते हैं, और बहुत ईजी है क्योंकि इसमें विल शैल का जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो गया। अब हमने सिर्फ विल यूज़ कर देना है। शैल अगर हम नहीं यूज़ कर रहे तो गलत नहीं होगा, विल भी ठीक है, शैल आप यूज़ करते हो तो वो भी ठीक है। तो विल हम यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और हमने कुछ यूज़ ही नहीं करना। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा।